हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमारे काफी टॉपिक हो चुके हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एंड स्कीम। और दूसरा टॉपिक हमारे रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोनों टॉपिक पर हम इसी क्लास में चर्चा करने वाले हैं और दोनों ही टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें। क्योंकि आपके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टॉपिक है, इससे आपके एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और वो बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एंड गवर्नमेंट एग्रीकल्चर आईटी स्कीम, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्कीम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या होता है। कि डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी पहल है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 21 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो डिजिटल इंडिया भारत सरकार जो पहल थी वो कब चलाई गई थी? तो वो गई थी 1 जुलाई 2015 को। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो था, ऑब्जेक्टिव तो जो था, वो भारत को डिजिटल रूप में सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना था। और डिजिटल इंडिया के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाएं ऑनलाइन और आसानी से उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि जितनी भी जो डिजिटल इंडिया स्कीम है, इसके माध्यम से क्या है कि जो जनता होती है, जो नागरिक होते हैं, उनको जो जितने भी जो सरकारी सेवाएं होती है, सरकारी स्कीम जो होती है, गवर्नमेंट स्कीम सर्विसेज या स्कीम जो होती है, वो ऑनलाइन उसको, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी फॉर्म वगैरह जो भरना होता है, वो हम ऑनलाइन भर सकते हैं। ऐसी बहुत सी स्कीमें होती है जो हम ऑनलाइन घर बैठे उनको सीख सकते हैं या उनका यूज कर सकते हैं। ये कार्यक्रम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसे हम कहते हैं आईसीटी, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, के माध्यम से शासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाता है। और इसका लाभ क्या है कि इसका लाभ शिक्षा में भी इसका यूज होता है, और स्वास्थ्य हो गया, बैंकिंग हो गया, कृषि उद्योग हो गए, और कृषि हो गई, ग्रामीण विकास सहित अन्य क्षेत्रों में ये देखा जा सकता है या देखा गया है कि इसका उपयोग हो रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव की यदि हम बात करें डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की, तो प्रत्येक नागरिक को डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराना है, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है, और इसके साथ ही डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना है, और इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार करना है, ई गवर्नेंस को मजबूत करना है, डिजिटल भुगतान को, ये जिसे हम यूपीआई कहते हैं, उसको प्रोत्साहित करना है, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना, ये सभी किसी के उद्देश्य है। ये है डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है, उसके ये सब ऑब्जेक्टिव होते हैं या उद्देश्य होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ना, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करना, ये होते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं की, यानी कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो होते हैं उसकी विशेषताएं क्या-क्या होती है। तो सबसे पहली विशेषताएं आती है ई गवर्नेंस, यानी कि ई गवर्नेंस क्या होता है कि सरकारी कार्यों को डिजिटल माध्यम से सरल और प्रभावी बनाना। जितने भी जो सरकारी काम होते हैं उनको डिजिटल कर देना, उनको सरल बना देना, ताकि वो आसानी से नागरिक उसको समझ सके और उसका जो स्कीम जो होती है, जो प्रोग्राम होता है, उसका फायदा उठा सके। ई क्रांति, यानी कि जो सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सुनिश्चित करना, डिजिटल लॉकर, यानी कि जितने भी जो महत्वपूर्ण जो दस्तावेज होते हैं, जो रिकॉर्ड होते हैं, उनको ऑनलाइन सिक्योर करना, यानी कि ऑनलाइन सुरक्षित रखने की सुविधा भी होती है। आधार कार्ड जो होता है, आधार जिसे हम कहते हैं कि जो नागरिक होता है उसको एक विशेष पहचान दी जाती है, डिजिटल पहचान दी जाती है। भारत नेट क्या होता है कि ग्राम पंचायतों तक हाई जो स्पीड का जो नेट इंटरनेट होता है वो पहुंचाया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। कॉमन सर्विस सेंटर क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं सीएससी, जो क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट आपके आता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसका शॉर्ट में नाम होता है यूपीआई, इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। त्वरित और सुरक्षित डिजिटल भुगतान प्रणाली प्रदान करता है। मोबाइल गवर्नेंस क्या होता है कि जो मोबाइल फोन के माध्यम से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना। इसके साथ ही यदि हम बात करें कि नेक्स्ट हमारे आता है डिजिटल इंडिया के विजन, यानी कि मुख्यतः 3 विजन क्षेत्र होते हैं किसके? डिजिटल इंडिया के। पहला आता है प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना, यानी कि ये विजन क्षेत्र नागरिकों को आवश्यक डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने पर
केंद्रित होता है, ध्यान देता है। और दूसरा आपके आता है मांग पर शासन एवं सेवाएँ, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है कि जो जितनी भी जो सरकारी सेवाएँ होती है, उनको डिजिटल माध्यम में उपलब्ध कराना, यानी ऑनलाइन उनको उपलब्ध कराना। नागरिक को डिजिटल सशक्तिकरण करना, यानी कि जो नागरिक होते हैं उनको डिजिटल रूप में उपयोग करना या सॉरी सक्षम बनाना, यानी कि वो डिजिटल जो होता है उसको यूज़ करें, उसके डिजिटल रूप से उसको सक्षम बनाना होता है किसको? नागरिकों को। फिर आपके आता है इसके इम्पोर्टेंस, यानी कि डिजिटल जो इंडिया है या डिजिटल क्षेत्र रहते हैं, इसके कृषि में क्या इम्पोर्टेंस है? तो सबसे पहले आता है मौसम की जानकारी प्रदान करना, फसल सलाह प्राप्त करना, भाव मंडी की जानकारी, यानी कि सभी के जो महत्व होते हैं वो सबके लगभग सेम ही होते हैं एग्रीकल्चर में, यानी कि मौसम पूर्वानुमान लगाना और कृषि मंडियों का भाव ज्ञात करना, उत्पादन बढ़ाना, ऑनलाइन बिक्री करना, बीज वगैरह जो होता है वो खरीदना, सब में नॉर्मल यही लिख के आपको आना है। तो ऑनलाइन बीज हो गया, उर्वरक या कृषि सामग्री खरीदना, कृषि विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं, डिजिटल भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ ये उठा सकते हैं, इसके साथ ही जो सटीक कृषि तकनीकों का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आती है प्रमुख कृषि आईटी योजना, यानी कि मेजर एग्रीकल्चर आईटी स्कीम्स की यदि हम बात करें, जिसमें सबसे पहले आती है ई-नाम। ई-नाम क्या होती है कि राष्ट्रीय ऑनलाइन कृषि विपणन मंच या विपणन होती है। इसकी शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये देश की कृषि मंडियों को एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ता है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसानों को बेहतर बाज़ार उपलब्ध कराना, उचित मूल्य सुनिश्चित करना, यानी कि टू इंश्योर फेयर प्राइस, यानी कि अच्छा मूल्य उसको सुनिश्चित करना, किसानों को अच्छा मूल्य मिले। पारदर्शी व्यापार व्यवस्था विकसित करना, बेनिफिट्स क्या होते हैं? ऑनलाइन बोली लगती है, जैसे कि आपने देखा होगा मंडियों में ऑफलाइन बोली लगती है। लेकिन इस स्कीम के बाद क्या है कि इनाम के बाद ऑनलाइन बोली भी लगती है। प्रतिस्पर्धा मूल्य प्राप्त होना, बाजार जानकारी की उपलब्धता होना और इसके साथ ही नेक्स्ट हमारे आता है किसान सुविधा ऐप। ये किसानों के लिए विकसित मोबाइल एप्लीकेशन होता है, स्मार्टफ़ोन में ये चलता है। इसकी सुविधाएँ क्या है कि मौसम जानकारी होती है, बाज़ार प्राइसेज़ के बारे में पता चलता है, क्रॉप के बारे में सलाह दी जाती है, कीट एवं रोग प्रबंधन इसमें बताया जाता है। इसके साथ ही कृषि सामग्री से रिलेटेड जितनी भी जो जानकारी होती है, वो कृषि सुविधा ऐप में दी जाती है। नेक्स्ट आपके आता है एम किसान पोर्टल। एम किसान पोर्टल क्या है कि एक वेबसाइट होती है, एक साइट होती है। ये किसानों को मोबाइल संदेश के माध्यम से कृषि जानकारी प्रदान करता है। किसान विशेषज्ञों से सीधे सलाह प्राप्त करने के लिए कॉल सेंटर उपयोग कर सकते हैं और टोल फ्री जो नंबर होते हैं, इन नंबरों पर आप फ़ोन करके आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ज्ञात कर सकते हैं या सलाह वगैरह जो होती है वो ले सकते हैं। बेनिफिट्स क्या आते हैं कि विशेषज्ञ यानी कि जो जितने भी जो एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनसे किसान सीधे बात कर सकता है, फसल समस्याओं का समाधान मिल जाता है। नेक्स्ट आपके आता है एग्री मार्केट ऐप, यानी कि ये किसानों को निकटवर्ती मंडियों के बाजार भाव की जानकारी प्रदान करता है। मुख्य विशेषताएं क्या है कि जीपीएस आधारित होता है जो कि सटीक स्थान लोकेशन बताता है। विभिन्न मंडियों के मूल्य ये बताता है। इसके साथ ही ये जो हमारा टॉपिक था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एंड स्कीम, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपकी क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि होता है एआई। एआई क्या होती है? एआई की शुरुआत कैसे हुई थी? एआई के प्रकार कौन-कौन से? ये सब हम पढ़ने वाले हैं। एआई में एक ट्यूरिंग टेस्ट भी होता है, वो क्या होता है वो भी हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टॉपिक को। तो कृषि बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की एक प्रमुख शाखा होती है। ये ऐसी मशीनें और कंप्यूटर प्रणाली के विकास से संबंधित है, जो मनुष्य की तरह सोच सकती है, सीख सकती है और तर्क कर सकती है या निर्णय ले सकती है। यानी कि ये एक मशीन होती है या कंप्यूटर प्रणाली होती है जो क्या कर सकती है, मनुष्य की तरह सोच सकती है, सीख सकती है, बोल सकती है या निर्णय भी मनुष्य की तरह ही ले सकती है। और एआई का मुख्य उद्देश्य मशीनों को बुद्धिमान बनाना है ताकि वे मानव बुद्धि से जुड़े और कार्य कर सकें। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है कि जो मशीनें होती है, उनको भी बुद्धिमान बनाना है, यानी कि वो भी ऐसे उनको बनाना कि वो मनुष्य की तरह खुद निर्णय ले सके, खुद ही काम कर सके, ऑटोमेटिक वो हो ताकि मनुष्य के साथ वो जुड़े और उस मनुष्य के काम को आसान कर सके। आज एआई का उपयोग एग्रीकल्चर में किया जाता है, हेल्थ यानी स्वास्थ्य में किया जाता है, शिक्षा में तो हो ही रहा है, बैंकिंग, उद्योग, परिवहन तथा रक्षा सहित लगभग सभी क्षेत्रों में एआई का प्रयोग किया जा रहा है।
इसके साथ ही यदि हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कृषि बुद्धिमत्ता वह तकनीक है जिसके द्वारा कंप्यूटर या मशीन मानव जैसी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करती है। यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक तकनीक होती है जिसमें क्या होता है कि जो मशीनें होती है, जो उपकरण जो होते हैं, सॉरी जो मशीनें होती है, कंप्यूटर वगैरह जो होते हैं, वो मनुष्य की तरह सोच सकते हैं, मनुष्य की तरह बोल सकते हैं और मनुष्य की तरह ही निर्णय ले सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। तो उसे ही हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो परिभाषा मैंने बोली आप वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। एक परिभाषा आपके आगे भी आएगी। और एआई मशीनों को सीखने, सोचने, तर्क करने, समस्या समाधान करने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारे जो आए थे जॉन मैकार्थी, जिन्हें हम एआई का जनक भी कहते हैं, और इसके इन्होंने भी एक डेफिनेशन दी थी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता बुद्धिमान मशीनों को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है। यानी कि यदि आपको ये डेफिनेशन याद होती है तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो आपको मैंने जो बताई है वो डेफिनेशन आपको याद करने की। जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तकनीक है जिसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर होते हैं उन या जो मशीनें होती है वो मानव की तरह सोच सकती है, मानव की तरह निर्णय ले सकती है, सीख सकती है, तर्क कर सकती है, तो उसे हम कहते हैं एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इतिहास की, यानी कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, कब कौन-कौन से वैज्ञानिकों ने काम किया, इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो एआई की अवधारणा बहुत पुरानी है, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक विकास जो हुआ था वो 20वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। लगभग 1950 में एलन ट्यूरिंग नामक जो वैज्ञानिक थे, एलन ट्यूरिंग ने कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस नामक शोध पत्र प्रकाशित किया था और इन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट का भी खोज इन्होंने ही की थी। 1950 में भी ट्यूरिंग टेस्ट मशीन की बुद्धिमत्ता मापने के लिए ट्यूरिंग टेस्ट प्रस्तावित किया था। आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मशीनों की बुद्धिमत्ता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वो होता है ट्यूरिंग टेस्ट। एक नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्यूरिंग टेस्ट आपके कब लिखा आएगा, इसके बारे में आपको लिखना होगा। ट्यूरिंग टेस्ट किसने बताया था, तो वो बताया था ट्यूरिंग टेस्ट ने ही बताया था, यानी एलन ट्यूरिंग ने बताया था वो। वो ट्यूरिंग टेस्ट हो गया 1950 में, ये बताया था। 1956 में डार्टमाउथ सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का उपयोग किया गया था। यानी कि ये जो टॉपिक है इससे आपके बड़ा क्वेश्चन बने या ना बने, एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन जरूर बनेंगे। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शब्द था उसका उपयोग कब किया गया था, 1956 में, यानी 1956 में इसका उपयोग किया गया था। जोहन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। वर्तमान समय में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि एआई तेजी से विकसित हो रही है, इसका विकास हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसके मुख्य लक्ष्य यानी गोल्स क्या है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया गया था तब इसके उद्देश्य क्या थे, यानी कि गोल्स क्या थे, इसका लक्ष्य क्या था। तो सबसे पहला इसका था कि डेवलप एक्सपर्ट सिस्टम, यानी कि विशेषज्ञ प्रणाली विकसित करना। ऐसी प्रणाली बनाना जो मानव विशेषज्ञों की तरह सलाह दे सके, मानव बुद्धिमत्ता का अनुकरण यानी कि मशीनों को मानव की तरह सोचने, तर्क करने योग्य बनाना, सीखने की क्षमता विकसित करना, यानी कि जो डेटा और अनुभव से सीखने वाली मशीन, यानी कि यदि हम मशीनों को डेटा देते हैं तो वो उससे कुछ सीख के उसको अनुभव से सीखने वाली मशीनें, जैसे कि जो उनका जो भी हम जैसे चैट जीपीटी की यदि हम बात करते हैं, हम उसको डेटा देते हैं तो वापस हम जैसा हम उसको स्क्रिप्ट देते हैं वैसा ही आपको आंसर वापस मिलता है। निर्णय लेने की क्षमता, सही और तर्क संगत निर्णय वाली प्रणालियां विकसित करना, समस्या समाधान यानी कि जटिल समस्याओं का समाधान ढूंढने में एआई हेल्प कर सकती है। योजना निर्माण यानी कि कोई भी योजना बनानी है तो हम उसमें एआई का यूज कर सकते हैं। और स्वचालित ऑटोमेटिक ये चलनी चाहिए। मानव श्रम और समय को कम करना इसका उद्देश्य था, इसका लक्ष्य था। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला आता है दो तरह से हम पढ़ेंगे, एक तो कार्य करने की क्षमता और एक क्षमता के आधार। तो सबसे पहला हम कैपेबिलिटी की बात करते हैं, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी, जिसमें सबसे पहला आता है संकीर्ण एआई, इसे हम कहते हैं वीक एआई। इसमें क्या होता है, ये किसी एक विशेष कार्य के लिए बनाया गया है, यानी कि इसमें ऐसा नहीं कि आप कोई भी मल्टीपल काम कर सकते हो। इसमें केवल एक काम के लिए, विशेष काम के लिए बनाया गया है। ये सबसे अधिक उपयोग में आने वाला एआई होता है। जैसे कि एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, जैसे कि गूगल मैप हो गया, जिसमें आप कोई लोकेशन देख सकते हैं गूगल गूगल मैप में, उसमें आप कुछ सर्च नहीं कर सकते। नहीं, सर्च तो कर सकते हैं लेकिन लोकेशन ही सर्च करते हैं, ऐसे क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछ सकते हैं। एलेक्सा हो गया, सीरी हो गया, चैट बॉक्स हो गया,
गूगल असिस्टेंट हो गया, ये सभी किसके उदाहरण है? ये सब है वीक एआई के या संकीर्ण एआई जिसे हम कहते हैं उसी के उदाहरण है। इसकी विशेषताएं क्या है, फीचर्स क्या है? केवल निर्धारित कार्य करता है, मानव जैसी सामान्य बुद्धि नहीं होती है इसमें, और एक आता है आपके दूसरा सामान्य एआई यानी जनरल एआई। ये किसी भी बौद्धिक कार्य को मनुष्य की तरह कर सकता है, यानी कि सीख सकता है, तर्क कर सकता है और निर्णय ले सकता है। फिर आता है सुपर एआई। सुपर एआई का नाम से पता है कि जो मानव बुद्धिमत्ता से भी अधिक बुद्धिमान होगा, यानी ये भी है नहीं लेकिन भविष्य में होगा। स्वयं निर्णय ले सकेगा, रचनात्मक सोच रखेगा, मानव से अधिक क्षमता होगी, और ये अभी केवल सैद्धांतिक अवधारणा है, यानी ये अभी हुई नहीं, ये भविष्य में होगी, लेकिन ये टाइप आपको पढ़ना है सुपर एआई का। फिर आते हैं कार्य प्रणाली के आधार पर, एक था क्षमता के आधार पर, एक था दूसरा है कार्य प्रणाली के आधार पर। तो इसमें सबसे पहला आता है रिएक्टिव मशीन। ये केवल वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेती है, इसमें स्मृति नहीं होती, यानी ये मेमोरी नहीं होती है, इसमें जो डेटा होता है वो सेव नहीं होता है। लिमिटेड मेमोरी, यानी कि कुछ निश्चित, यानी कि एक निश्चित स्तर तक इसमें मेमोरी सेव होती है, पिछले डेटा और अनुभवों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आपके आता है थ्योरी ऑफ माइंड एआई, यानी कि ये मानव भावनाओं और व्यवहारों को समझ सकती है, ये अभी अनुसंधान स्तर पर है। सेल्फ अवार एआई, यानी कि ये स्वयं की चेतना और आत्म जागरूकता रखने वाला एआई होता है। ये कभी अभी केवल काल्पनिक अवधारणा है, यानी ये अभी बना नहीं है लेकिन भविष्य में ये बनेगा। फिर आती है इसकी कुछ ब्रांचेस, यानी कि की ब्रांचेस, मुख्य शाखाओं की यदि हम बात करें, इसमें आती है पहली मशीन लर्निंग, यानी कि मशीन लर्निंग एआई की एक शाखा है, जिसमें मशीन डेटा से सीखती है, यानी कि जिसमें क्या होता है कि जो उपज होती है उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है, रोग की पहचान की जाती है, मौसम विश्लेषण भी इसमें किया जाता है। डीप लर्निंग, जिसमें जो डीपली इसमें लर्निंग की जाती है। मशीन लर्निंग का उन्नत रूप होता है, ये कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है कि चित्र पहचानने में हो गया, रोग पहचानने में हो गया, यानी कि एक आपको सीधा मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप एग्रीकल्चर में किसी भी फसल का, किसी भी फसल का कोई भी रोग लगा, उसकी फोटो खींचिए, उसको चैट जीपीटी में डालिए और पूछिए कि कौन सा रोग है, इसका किसके कारण हुआ है और इसका क्या नियंत्रण कर सकते हैं, प्रबंधन कैसे करें, तो आपको रोग को पहचान कर सारा कुछ जो भी है वो आपको बता देगी, यानी कि आपको सलाह दे देती है। फिर आता है प्राकृतिक भाषा संसाधन, यानी कि ये मशीनों को मानव भाषा समझने योग्य बनाता है, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, गूगल हो गया, गूगल ट्रांसलेट जो होता है, एलेक्सा हो गया, सीरी हो गई। एलेक्सा और सीरी का तो नाम आपने सुना ही होगा। फिर आता है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या होता है कि ये बुद्धिमान रोबोटों के विकास से संबंधित होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ रोबोट ऐसे आते हैं जो खेतों में काम कर सकते हैं, कटाई वगैरह जो होती है वो कर सकते हैं, रोपाई कर सकते हैं, या लड़ भी सकते हैं। ऐसे जो रोबोट होते हैं वो रोबोटिक होते हैं। विशेषज्ञ प्रणाली, यानी कि जो सलाह मशवरा जो होते हैं, मानव विशेषज्ञों की तरह सलाह प्रदान करते हैं ये। और इसके कुछ कृषि में क्या या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कुछ उपयोग होते हैं, वो क्या-क्या होते हैं? सामान्य, जैसे ये फसल रोग पहचान हो गया, उपज पूर्वानुमान हो गया, स्मार्ट सिंचाई हो गई, खरपतवार नियंत्रण हो गया, ड्रोन आधारित निगरानी, पूर्व सिफारिश, मौसम पूर्वानुमान, सटीक कृषि। तो ये केवल आपको वहाँ पे केवल नाम-नाम लिख के नहीं आने, वहाँ पे आपको पूरा लिख के आना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग फसल रोग पहचान में भी किया जाता है, और इससे नए जो भी कोई भी फसल में रोग की पहचान की जा सकती है, उसका नियंत्रण के सुझाव भी इसमें दिए जाते हैं। तो ये सब वहाँ पे आपको लिख के आना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है कि ट्यूरिंग टेस्ट में ये मापा जाता है कि जो एआई होती है उसकी बुद्धिमत्ता और मानव की बुद्धिमत्ता में क्या अंतर है, यानी कि जो एआई होती है उसकी बुद्धिमत्ता मानव की बुद्धिमत्ता की तरह है या नहीं। इसमें क्या होता है कि एक प्रशिक्षक जो होता है वो बैठता है और दोनों से सेम क्वेश्चन पूछता है। अगर वो दोनों से मतलब ऐसा नहीं बता सकता कि ये आंसर एआई का है या ये आंसर जो है वो मानव का है, यानी दोनों में बता नहीं सकता कि कौन सा आंसर एआई का है, कौन सा मनुष्य का। तो यदि वो नहीं बता सकता है तो ट्यूरिंग टेस्ट पास हो जाता है। अगर वो बता देता है कि एआई का कौन सा है और मनुष्य का आंसर कौन सा है, तो उसमें वो एआई जो है वो फेल हो जाती है। ट्यूरिंग टेस्ट मशीन की बुद्धिमत्ता मापने की एक विधि होती है, जो किसने दी थी? एलन ट्यूरिंग ने ये दी थी। कब दी थी? 1950 में ये दिया था। ये जांचना कि मशीन मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित कर सकती है या नहीं कर सकती है। कार्य प्रणाली क्या होती है? एक परीक्षक मशीन और मानव दोनों से प्रश्न पूछता है। यदि दोनों में अंतर नहीं कर पाता है तो ट्यूरिंग टेस्ट पास हो जाता है, और कर देता है तो जो एआई होती है वो फेल हो जाती है।
इम्पोर्टेंस क्या है कि एआई की बुद्धिमत्ता का मूल्यांकन कर सकता है, मानव जैसे व्यवहार की जांच कर सकता है, वो एआई अनुसंधान में उपयोग कर सकता है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं होती है, लिमिट होती है। केवल वार्तालाप क्षमता को मापता है, वास्तविक चेतना नहीं मापता है, समझ और बुद्धिमत्ता का पूर्ण परीक्षण नहीं है। यानी कि जो एआई जो ट्यूरिंग टेस्ट होता है वो केवल जो वार्तालाप क्षमता होती है उसी को मापता है, नहीं दोनों से क्वेश्चन पूछेगा तो वो उसमें अगर अंतर नहीं बता पाएगा तो ट्यूरिंग टेस्ट पास है। इसमें तो केवल वार्तालाप ही हुई ना, तो ये केवल वार्तालाप क्षमता को मापता है, वास्तविक चेतना नहीं मापता ये। तो ये हमारा जो टॉपिक था ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहला टॉपिक था हमारी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एंड स्कीम, वो भी बहुत आसान टॉपिक था। दूसरा जो टॉपिक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस टॉपिक से आपके बड़ा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, भले वो एमसीक्यू वाले छोटे-छोटे क्वेश्चन हो जो हमने पढ़ा था इतिहास, एआई का इतिहास, वहाँ से आपके छोटे क्वेश्चन बनेंगे और एआई के बारे में आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भी हमने पढ़ा, वो सारी हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको तो आप अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। और यदि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा है और अच्छी लगी हो क्लास तो क्लास को लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। और यदि आपको नेक्स्ट लेक्चर चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथी। टेलीग्राम